हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है और हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ये बहुत खुशी की बात है कि आपके इस कोर्स का लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी आपके एग्जाम से पहले एक समराइजेशन या रिवीजन वीडियो भी बनाऊं आप लोग के लिए। तो फिलहाल हम इस पे रहते हैं कि यहाँ पर आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीधे हम फैक्टर्स में आते हैं। इंटरनल फैक्टर, ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर, सॉइल फैक्टर, बायोटिक फैक्टर और लास्ट है एग्रोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, सबके बारे में हम डिटेल एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक, कभी कभी 6 मार्क्स में आया हुआ है कि एक्सप्लेन अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान रखें, नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, सबसे पहले ये 6 पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। इंटरनल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सॉइल फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स और एग्रोनॉमिक फैक्टर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। इंटरनल फैक्टर, सबसे पहले इंटरनल फैक्टर के बारे में बात करेंगे। इंटरनल फैक्टर मींस आंतरिक कारक, ठीक है, जो प्लांट के अंदर से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक मेकअप। ठीक है, इट डिटरमाइंस क्रॉप टाइप, ड्यूरेशन, यील्ड, पोटेंशियल ऑफ द क्रॉप। ठीक है, हर क्रॉप की अलग क्रॉप टाइप होती है, उसका ड्यूरेशन अलग होता है, उसका यील्ड पोटेंशियल अलग होता है, जो कि उसका जेनेटिक मेकअप होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, कुछ हार्मोन्स हैं जो प्लांट ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं और कुछ प्लांट ग्रोथ हैं जो हार्मोन्स हैं जो प्लांट ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन उस समय एक्टिव है, ज्यादा अमाउंट में है प्लांट में, तो उसके हिसाब से प्लांट का ग्रोथ होता है। तो ये कौन कौन से हार्मोन्स है? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एबीए। ठीक है, ये सारे जो हैं ये मिलके ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर थर्ड है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन, ये भी ऐसे प्रोसेसेस हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या करेगा? फूड फॉर्मेशन करेगा। रेस्पिरेशन क्या करेगा? एनर्जी रिलीज का काम करेगा। न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन क्या करेगा? न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म में उसको प्रोवाइड करेगा प्लांट को। तो ये तीनों ऐसे एक्टिविटीज हैं, ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है जेनेटिक मेकअप, डिटरमाइंस वेदर अ क्रॉप इज शॉर्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, इससे पता चलेगा कि क्रॉप का ड्यूरेशन क्या है, शॉर्ट है या लॉन्ग है। उसके पोटेंशियल ईल्ड के बारे में पता चलता है, जैसे कि व्हीट जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है तो उसका डेवलपमेंट है वो कम समय में खत्म हो जाएगा। शुगर के लॉन्ग ड्यूरेशन है तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ज्यादा समय में चलेगा और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा भी होगा क्योंकि उतना टाइम उसको ले रहा है वो ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो ये है लॉन्ग ड्यूरेशन। तो जेनेटिक मेकअप में हम पढ़ेंगे कि क्रॉप की ड्यूरेशन के बारे में, उसके टाइप के बारे में ये डिपेंड करता है और उसके पोटेंशियल, उसका यील्ड पोटेंशियल और उसके एडेप्टेशन क्वालिटी, इन सब चीज के ऊपर ग्रोथ जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया जेनेटिक मेकअप। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। डिटरमाइंस वेदर अ क्रॉप इज अ शॉर्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन, इट कंट्रोल्स द पोटेंशियल यील्ड एंड एडेप्टेशन। एग्जाम्पल, व्हीट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप अदर while the sugarcane is a long duration crop. Now हार्मोन्स, ठीक है, किस हार्मोन्स का क्या रोल है इसके बारे में आप और बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम मैं बेसिक बता दूंगी। जैसे ऑक्सिन है सेल एलोंगेशन, जिबरलिन है स्टेम एलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, इथिलीन फ्रूट राइपनिंग और एबीए स्ट्रेस टॉलरेंस। ठीक है, तो जिस हार्मोन का क्वांटिटी उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा होगा उसके हिसाब से ग्रोथ होगा। ठीक है, जैसे कि हम देखे हैं कि जिबरलिन का अगर अमाउंट ज्यादा होता है तो स्टेम ज्यादा लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, और साइटोकाइनिन ज्यादा होता है तो सेल का डिवीजन ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक हार्मोन का एक अलग रोल है जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, थर्ड है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? फूड सिंथेसिस का काम करता है। रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज का काम करता है। न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन इसेंशियल फॉर स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो इफेक्ट करते हैं किसको? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। फोटोसिंथेसिस किस अमाउंट में हो रहा है उसी अमाउंट में फूड सिंथेसिस होगा। रेस्पिरेशन का जो स्पीड है उसी के हिसाब से एनर्जी रिलीज होगी और न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन जितना फास्ट होगा मेटाबॉलिक और स्ट्रक्चरल ग्रोथ उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले लाइट, क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ लाइट इफेक्ट द ग्रोथ। ठीक है, लाइट की क्वालिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है और ड्यूरेशन क्या है, ये ग्रोथ को इफेक्ट करता है। टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द एंजाइम्स, जर्मिनेशन, मेच्योरिटी। ठीक है, क्या क्या चीज को इफेक्ट करता है? एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, जर्मिनेशन और मेच्योरिटी, इन दोनों चीजों के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर का होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर ये दोनों को भी इफेक्ट करता है और एंजाइम एक्टिविटी तो इफेक्ट करता ही है। ठीक है,
फिर हम नेक्स्ट वाटर अफेक्ट द टर्गर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सेल का टर्गर प्रेशर भी वाटर के कारण मेंटेन होता है और न्यूट्रिएंट भी फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट थ्रू वाटर ट्रांसफर होता है, ठीक है। एयर एंड गैसेस, CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस एंड O2 फॉर रेस्पिरेशन। तो ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं इन सब पैरामीटर्स के थ्रू, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर, उसमें आप लिखेंगे फर्स्ट लाइट, ठीक है, सेकेंड टेम्परेचर, थर्ड वाटर, फोर्थ एयर एंड गैसेस। फिर आप लाइट लिख के आप थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करिए, टेम्परेचर के बारे में डिस्क्राइब करिए, फिर वाटर के बारे में डिस्क्राइब करिए, एयर एंड गैसेस के बारे में डिस्क्राइब करिए, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट में किया मैंने, आप थोड़ा सा इसको एलोबरेट करके आंसर लिखिए। चलिए, फिर है लाइट। लाइट के बारे में और डिटेल में है। इंटेंसिटी इफेक्ट्स द फोटोसिंथेसिस, हर इंटेंसिटी पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है। ड्यूरेशन रेगुलेट्स द फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म किसको इफेक्ट करता है? फ्लावरिंग को। जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है वो फोटोपीरियोडिज्म को इफेक्ट करता है, जो कि फ्लावरिंग को इफेक्ट करता है। इसलिए प्लांट का फ्लावरिंग जो है वो लाइट के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे वीट इज अ लॉन्ग डे, ठीक है, राइस इज अ शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, या आप और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसको फ्लावरिंग के लिए ज्यादा फोटो पीरियड चाहिए, राइस को फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट पीरियड चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका लाइट का डिटेल, ठीक है। इंटेंसिटी इफेक्ट्स द फोटोसिंथेसिस, ड्यूरेशन रेगुलेट्स द फोटोपीरियोडिज्म, एग्जांपल व्हाई व्हीट इज अ लॉन्ग डे एंड राइस इज अ शॉर्ट डे प्लांट। चलिए, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। इफेक्ट्स एंजाइम एक्टिविटी, ये हमने पढ़ा। लो टेम्परेचर कॉजेज फर्स्ट इंजुरी इन व्हीट, हाई टेम्परेचर कॉजेज स्टेरिलिटी इन राइस, रेगुलेट्स जर्मिनेशन एंड मैच्योरिटी, ठीक है। तो तीन चीजों के लिए, एंजाइम एक्टिविटी, जर्मिनेशन और मैच्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? टेम्परेचर, ओके। और लो टेम्परेचर होता है तो कई बार फर्स्ट इंजुरी हो जाती है, जो कि ज्यादातर देखने को मिलती है व्हीट में। हाई टेम्परेचर कॉज स्टेरिलिटी इन राइस, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर का रोल। एक बार और हम देख लेते हैं। इट अफेक्ट्स द एंजाइम एक्टिविटी, रेगुलेट्स जर्मिनेशन एंड मैच्योरिटी। एग्जांपल है लो टेम्परेचर कॉजेज फर्स्ट इंजुरी इन व्हीट एंड हाई टेम्परेचर कॉजेज स्टेरिलिटी इन राइस। डन। चलिए, सॉइल फैक्टर। सॉइल फैक्टर्स क्या इफेक्ट करता है? बहुत नॉर्मल सी, बहुत लॉजिकल चीज है। सॉइल फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कैसे? एनपीके एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो सॉइल में हैं, कितने हैं, क्या अमाउंट है, जितने वो होंगे प्रेजेंट वहां पे उतना ही प्लांट को अवेलेबल होंगे, और जिस हिसाब से न्यूट्रिएंट वो उसको मिल पाएगा उसी हिसाब से उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, जैसे सैंडी वर्सेस क्ले सॉइल। कोई सी क्रॉप सैंडी सॉइल में ग्रो करती है बेटर, कोई कोई क्रॉप क्ले सॉइल में ग्रो करती है, ठीक है। तो ऐसे क्रॉप्स में अगर हम क्ले सॉइल में लगाने, जैसे राइस है, राइस क्ले सॉइल में ग्रो करती है बेटर, तो अगर इस राइस में हम लगाएंगे तो ये ग्रो करेगा। सैंडी में अगर हम लगाएंगे तो राइस ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है, वाटर स्टोर ही नहीं हो पाएगा सॉइल में, तो पानी उसको, राइस को पानी कम पड़ जाएगा और राइस का प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर सॉइल पीएच इफेक्ट्स द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ठीक है। न्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी पीएच पे डिपेंड करता है और इस तरह से क्रॉप के ग्रोथ पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट्स, सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, सॉइल पीएच। नेक्स्ट है बायोटिक फैक्टर। पेस्ट एंड डिजीजेस होते हैं, ये बायोटिक फैक्टर है जो क्या करते हैं? यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। वीड्स कॉम्पिट फॉर रिसोर्सेज, वीड है ये भी यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक राइजोबियम, माइक्रोराइजा, ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट अपटेक को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम 3 पॉइंट बनाएंगे। फर्स्ट है पेस्ट एंड डिजीजेस, सेकंड है वीड और थर्ड है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पेस्ट एंड डिजीजेस, वीड्स और सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद फिर हम लिखेंगे कि पेस्ट एंड डिजीजेस रिड्यूसेस द यील्ड बाय व्हाट? बाय रिड्यूसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप। Weed also compete for resources with the plants and also affect the growth and development of the crop. Symbiotic organisms like rhizobium and mycorrhiza क्या करते हैं? It improves the nutrient uptake. Nutrient uptake को बढ़ाते हैं और इस तरह से growth and development को भी बढ़ाते हैं। Done? एग्रोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर हमारे हाथ में है, ठीक है। क्योंकि क्रॉपिंग सिस्टम्स एंड क्रॉप रोटेशन, गुड क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न कीप न्यूट्रिएंट बैलेंस्ड, स्टडी प्लांट ग्रोथ होता है, ठीक है। अच्छा क्रॉपिंग न्यूट्री सिस्टम है तो न्यूट्रिएंट बैलेंस्ड रहेगा और प्लांट ग्रोथ स्टडी रहेगा, बेटर रहेगा। प्रिवेंट टॉक्सिक बिल्डअप एंड पेस्ट अटैक, अच्छा क्रॉपिंग सिस्टम होगा तो प्रिवेंट टॉक्सिक बिल्डअप नहीं होगा, पेस्ट अटैक नहीं होगा, ठीक है। बेटर रूट हेल्थ होगा और बेटर माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी और इन सब के कारण बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो
क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉप रोटेशन इस तरह से चूज करना चाहिए कि प्लांट का ग्रोथ स्टडी हो, टॉक्सिक बिल्डअप ना हो, पेस्ट अटैक ना हो, रूट हेल्थ बेटर हो और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बेटर हो। चलिए अब है नेक्स्ट है सीड क्वालिटी एंड मेथड ऑफ सोइंग। गुड सीड क्वालिटी होती है तो फास्ट जर्मिनेशन होगा, तो ऑब्वियसली ग्रोथ भी फास्ट होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म प्लांट स्टैंड आएगा और विग्रस सीडलिंग आएगी। तो सीड क्वालिटी शुड बी गुड। मेथड ऑफ सोइंग अफेक्ट प्लांट पॉपुलेशन, यूनिफॉर्म प्लांट इमर्जेंस, ऑप्टिमम डेप्थ, मेक विग्रस सीडलिंग, ठीक है। मेथड ऑफ सोइंग से क्या होता है, हर मेथड से अलग अलग तरह के प्लांट पॉपुलेशन आते हैं, यूनिफॉर्मिटी अलग, जैसे ब्रॉडकास्टिंग में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्लांट पॉपुलेशन इफेक्ट होता है, प्लांट इमरजेंस इफेक्ट होता है, ठीक है। तो मेथड ऑफ सोइंग आप ऐसे चूज करें कि प्लांट पॉपुलेशन यूनिफॉर्म हो, इमरजेंस यूनिफॉर्म हो और प्लांट का ग्रोथ भी बेटर हो, ठीक है। डेप्थ शुड बी ऑल्सो ऑप्टिमम, ठीक है, ये आप 4th पॉइंट में कर सकते हैं कि डेप्थ शुड ऑल्सो बी ऑप्टिमम टू मेक विग्रस सीडलिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप होगा तो इमरजेंस होने में सीडलिंग को प्रॉब्लम होगी, बहुत शैलो होगा तो मे बी वॉश आउट बाय विंड एंड वाटर। तो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग होनी चाहिए जिससे प्लांट का ग्रोथ बेटर हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीड क्वालिटी एंड मेथड ऑफ सोइंग। गुड सीड क्वालिटी होगी तो फास्ट जर्मिनेशन होगा, ग्रोथ बेटर होगा। मेथड ऑफ सोइंग ऐसा चूज करें कि यूनिफॉर्म प्लांट पॉपुलेशन आए और यूनिफॉर्म इमरजेंस आए। डेप्थ शुड बी ऑप्टिमम सो दैट द विग्रस सीडलिंग विल बी ग्रो। फिर इरिगेशन एंड ड्रेनेज। एडिक्वेट इरिगेशन सपोर्ट्स ग्रोथ, ठीक है। ओवर इरिगेशन कॉजेज वाटर लॉगिंग, प्रॉपर ड्रेनेज प्रिवेंट्स रूट रॉट। मतलब आपको तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एडिक्वेट इरिगेशन होना चाहिए ताकि ग्रोथ अच्छा हो, ठीक है। ओवर इरिगेशन ना हो जिससे वाटर लॉगिंग हो और ग्रोथ जो है वो डाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि शायद सारे जो पोर्स है वो वाटर से भर जाएंगे, प्लांट जो है रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे मर जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि रूट रॉट ना हो, रूट खराब ना हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 पॉइंट इरिगेशन एंड ड्रेनेज के। अब है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर एनपीके, ठीक है, इसका बैलेंस यूज होना चाहिए, एक्सेस भी नहीं होना चाहिए और डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर को हमको केमिकल फर्टिलाइजर के साथ यूज करना चाहिए ताकि सॉइल हेल्थ मेंटेन रहे। माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हमको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए तो बहुत स्मॉल अमाउंट में बट वो भी एसेंशियल है, ठीक है। तो तीनों चीजें एनपीके का बैलेंस्ड अमाउंट, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज और माइक्रोन्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होती हैं, अगर हमने किया है तो प्लांट और का ग्रोथ और डेवलपमेंट बेटर होगा। चलिए प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन टाइमली कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस अवॉइड्स लॉसेस। हमको ध्यान देना होगा कि पेस्ट एंड डिजीजेस का अटैक कब हो रहा है और उसके प्रॉपर कंट्रोल करने होंगे ताकि हमको ईल्ड लॉसेस ना हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट उसका ना पड़े। और हमें कोशिश करनी चाहिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की ताकि सॉइल हेल्थ भी मेंटेन रहे, सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन रहे, ठीक है। कल्चरल प्रैक्टिसेस, कृषि क्रियाएं। टिलेज, इट इंप्रूव्स द सॉइल एरेशन। मल्चिंग क्या करता है? इट कवर्स द कंजर्व्स द मॉइस्चर। वीड कंट्रोल एंश्योर्स बेटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम टिलेज करके एरेशन बढ़ाएंगे तो ग्रोथ बढ़ेगा, मल्चिंग करेंगे तो मॉइस्चर कंजर्व होगा तो भी ग्रोथ बढ़ेगा, और वीड कंट्रोल करेंगे तो रिसोर्स की यूटिलाइजेशन बेटर होगी और कंपटीशन कम होगा तो भी ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है। हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, प्रॉपर मैच्योरिटी स्टेट इंश्योर क्वालिटी एंड यील्ड। प्रॉपर क्वालिटी मतलब आपको प्रॉपर टाइम में हार्वेस्टिंग करना है, प्रॉपर स्टेज में हार्वेस्टिंग करना है जिससे क्वालिटी ऑफ द यील्ड और अमाउंट ऑफ द यील्ड दोनों आपको बेटर मिले, ठीक है। तो ये हो गया आपके एग्रोनॉमिक मेजर्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस और हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये 7 जो पॉइंट थे आपके थे एग्रोनॉमिक मेजर्स में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब समरी, ठीक है। समरी में हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में? इंटरनल फैक्टर्स, जेनेटिक, हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्लाइमेट, सॉइल, बायोटिक इन्फ्लुएंस। एग्रोनॉमिक फैक्टर्स, ह्यूमन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। इन तीनों फैक्टर्स को आपको डिटेल में हर इसका डिटेल आपको लिखना है, ठीक है। और इसके डिटेल लिखने के बाद ही आपका आंसर कंप्लीट होगा। इसमें 7 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिए, कौन से एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑल फैक्टर्स कलेक्टिवली डिसाइड क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डन, ठीक है। तो ये हो गया आपका समरी। इसमें हम एक टेबल भी बनाए हैं ताकि आप, हाँ ये टेबल एस्पेक्ट्स है कंपैरिजन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। कंट्रोल, इंटरनल फैक्टर किससे कंट्रोल होते हैं? जीन्स, हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म से।
जीन्स, हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म से, एक्सटर्नल फैक्टर लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड बायोटिक फैक्टर से, एग्रोनॉमिक क्रॉपिंग सिस्टम, इरिगेशन, फर्टिलाइजर से, ठीक है। और मेजरमेंट हार्ड टू मैनिपुलेट डायरेक्टली क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर ऑब्जर्वेबल इन इन्वायरमेंट, हम एनवायरमेंट से पता चलता है लाइट कितना अमाउंट है, टेम्परेचर कितना है, सनलाइट कैसा है, ठीक है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय फार्मर, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन और जेनेटिक मेकअप, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल पीएच, इरिगेशन, सोइंग टाइम, फर्टिलाइजर, ये और भी बहुत सारे, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, एग्रोनॉमिक फैक्टर्स में, ठीक है। तो ये टेबल है, कंपैरिजन टेबल, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, एग्रोनॉमिक फैक्टर्स, ये तीनों आपको सारे फैक्टर्स के डिटेल आपको मालूम होने चाहिए, तभी आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है और इस तरह से ये सब्जेक्ट भी खत्म होता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम इसका लास्ट वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि एक आध रिवीजन वीडियो और बनाऊं, लेकिन अभी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियोस ध्यान से देखें, ठीक है। पॉइंट्स को नोट डाउन करें, इसेंशियली पॉइंट्स को नोट डाउन करें, हर पॉइंट आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, उस पॉइंट का थोड़ा थोड़ा सा डिटेल करें, साथ साथ में वीडियो देखें, ठीक है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि रिवीजन वीडियो बनाएं, तो वो रिवीजन वीडियो को भी आप नोट डाउन करें, साथ साथ में देखें, ठीक है। चलिए, तो आज ये टॉपिक खत्म होता है, फिर हम नए टॉपिक के साथ फिर बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।